बदनामी के डर ने जिस अनिरुद्ध बोस को हमेशा ताकतवर और अडिग बनाए रखा था, उसी डर ने एक रात उसे खुद अपनी जिंदगी खत्म करने के कगार पर ला खड़ा किया। यह खबर जब सेट से बाहर आई तो हर कोई सन्न रह गया, क्योंकि यह वही अनिरुद्ध बोस था जो अपनी शानो-शौकत, ऊंचे रसूख और समाज में बनी छवि को अपनी सांसों से भी ज्यादा कीमती मानता था। लेकिन एक डीएनए रिपोर्ट और मीडिया के तीखे सवालों ने उसके 20 साल पुराने झूठ के मुखौटे को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली कि अनिरुद्ध बोस न सिर्फ अपनी पहली पत्नी नूतन के गुनहगार हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ही बेटी झनक को उसका हक देने के बजाय उसे दर-दर भटकने पर मजबूर किया, वैसे ही बोस हाउस के बाहर भीड़ जमा होने लगी। कैमरों की फ्लैशलाइट और लोगों की फुसफुसाहटें अनिरुद्ध के अंदर बैठे डर को दहशत में बदलने लगी। उसे लगने लगा कि अब मौत ही एकमात्र रास्ता है जिससे वह इस अपमान से बच सकता है। इस पूरे हंगामे के बीच अर्शी, जो हमेशा खुद को अनिरुद्ध बोस की पत्नी होने पर गर्व करती थी, समाज के तानों और सहेलियों के फोन कॉल से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन टूटने के बावजूद उसके अंदर सहानुभूति नहीं, बल्कि गुस्सा भरा हुआ था। यह गुस्सा पहले नूतन के लिए था, अब वही नफरत बनकर अनिरुद्ध पर बरस रहा था। उसे लगने लगा था कि अनिरुद्ध के इस एक सच ने उसकी और उसकी बेटी अदिति की पूरी जिंदगी पर कलंक लगा दिया है। अदिति, जो एसपी ऋषि की पत्नी है और अपने पिता की लाडली रही है, खुद भी एक गहरी कशमकश में फंसी हुई थी। एक तरफ पिता थे, दूसरी तरफ उसका पति ऋषि, जो कानून का रखवाला होने के नाते इस केस की तह तक जाने को मजबूर था। बोस हाउस के भीतर अब रौनक नहीं, बल्कि हर कोने में सन्नाटा और हार की गूंज थी। अनिरुद्ध अपने कमरे के बंद दरवाजे के पीछे बैठा अतीत की उन यादों में डूबा हुआ था, जहां उसने नूतन के साथ छल किया था। अब उसी नूतन की बेटी झनक उसके सामने एक ऐसी चुनौती बनकर खड़ी थी, जिसे वह पार नहीं कर पा रहा था। झनक की आंखों में छिपी आग और ऋषि का कानून के प्रति समर्पण उसे बार बार यह एहसास दिला रहा था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब मीडिया में यह खबर लीक हुई कि एसपी ऋषि खुद अपने ससुर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तो अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस दामाद को उसने अपनी ढाल समझा था, वही अब उसकी बर्बादी की कहानी लिख रहा था। रात के 2 बज चुके थे। बोस हाउस के बाहर अब भी कुछ रिपोर्टर्स डटे हुए थे। अंदर अनिरुद्ध की मानसिक हालत पूरी तरह डगमगा चुकी थी। उसने अपनी अलमारी से वह पुरानी डायरी निकाली जिसमें नूतन का जिक्र था। पन्ने पलटते पलटते उसकी हर गलती उसे पहाड़ जैसी लगने लगी। उसे डर था कि अगर वह जेल गया और दुनिया के सामने एक धोखेबाज बाप के तौर पर खड़ा हुआ तो वह जी नहीं पाएगा। अर्शी ने भी साफ कह दिया था कि अगर झनक को इस घर में हक मिला तो वह अनिरुद्ध को छोड़कर चली जाएगी। उधर अदिति भी ऋषि पर दबाव बना रही थी कि वह अपने पिता को इस कानूनी पचड़े से बाहर निकाले, लेकिन ऋषि किसी भी सूरत में अपने फर्ज से पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी बेचैनी में अनिरुद्ध ने एक सुसाइड नोट लिखना शुरू किया। उसमें उसने अपनी दौलत और जायदाद के बंटवारे का जिक्र किया, लेकिन उसकी कलम बार बार झनक के नाम पर आकर रुक जाती थी। उसे लग रहा था कि नूतन के साथ किए गए अन्याय की सजा अब भगवान उसकी इज्जत छीन कर दे रहे हैं। कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे सिर्फ अंधेरा और नफरत भरी आवाजें सुनाई दे रही थी। उसे लगा कि मर जाना उस बेइज्जती से बेहतर है जो उसे कोर्ट के कटघरे में झनक के सामने झेलनी पड़ेगी। उसने पंखे की तरफ देखा और अर्शी का ही एक महंगा स्कार्फ उठाया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ऋषि को अनिरुद्ध के बदले हुए व्यवहार पर शक हुआ। एक पुलिस ऑफिसर के तौर पर उसकी सूझबूझ ने उसे पहले ही आगाह कर दिया था कि अनिरुद्ध जैसा अहंकारी इंसान अगर अचानक शांत हो जाए तो वह कोई आत्मघाती कदम उठा सकता है। उसी रात उसने सुरक्षा का बहाना बनाकर घर में रुकने का फैसला किया। जब अनिरुद्ध के कमरे से काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई और लाइटें जली रहीं, तो ऋषि का दिल बैठने लगा। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने दरवाजा तोड़ा और जो मंजर देखा वह रूह कंपा देने वाला था। अनिरुद्ध स्टूल पर खड़ा होकर फंदा लगाने ही वाला था। बिना एक पल गवाए ऋषि ने उसे नीचे खींच लिया और उसकी जान बचा ली। अनिरुद्ध फूट फूट कर रोने लगा।
वह ऋषि के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में मौत का डर नहीं बल्कि अपनी साख मिट जाने का दुख ज्यादा था। ऋषि ने उसे एक दामाद की तरह नहीं बल्कि एक कड़े पुलिस अफसर की तरह संभाला और याद दिलाया कि भागना किसी समस्या का हल नहीं है। इस घटना ने पूरे बोस परिवार की नींव हिला दी। अर्शी और अदिति भी समझ चुकी थी कि अनिरुद्ध अंदर से कितना टूट चुका है, लेकिन अर्शी की पहली चिंता फिर भी बदनामी ही थी। उधर झनक को जब यह खबर मिली तो वह एक पल के लिए सहम गई। वह बदला नहीं बल्कि न्याय चाहती थी। अस्पताल पहुंचकर भी उसने साफ कर दिया कि वह इस सुसाइड ड्रामे से कमजोर नहीं पड़ेगी। उसने अनिरुद्ध से कहा कि अगर उसे सच में पछतावा है तो उसे कोर्ट में जाकर सच बोलना होगा। इसी बीच ऋषि के हाथ वह सुसाइड नोट लग गया, जिसमें अनिरुद्ध ने न सिर्फ नूतन के साथ अपनी शादी कबूली थी, बल्कि यह भी लिखा था कि कैसे अर्शी ने उसे मजबूर किया था कि वह झनक को कभी स्वीकार न करे। यह नोट अब बोस परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। अर्शी ने इसे छीनने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए, लेकिन ऋषि जानता था कि फॉरेंसिक जांच सब साफ कर देगी। अस्पताल के गलियारों में खामोशी और तनाव एक साथ तैर रहा था। अनिरुद्ध अब सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि अपने ही राजों का कैदी बन चुका था। झनक और ऋषि दोनों जानते थे कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। अब यह लड़ाई सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि सच और झूठ के बीच की थी, और इसका अगला मोड़ पूरे बोस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाला था। झनक की आंखों में इस बार डर नहीं था बल्कि एक अजीब सी चमक थी। कैमरे के सामने खड़े होकर उसने बिना रुके, बिना झिझके साफ कह दिया कि अगर न्याय की राह में उसकी जान भी चली जाए तो भी वह पीछे नहीं हटेगी। उसका यह बयान पूरे माहौल को और ज्यादा गर्म कर गया। इसी बीच एसपी ऋषि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि अर्शी ने अस्पताल के रिकॉर्ड्स के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। एक जिम्मेदार अफसर होने के नाते ऋषि ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि अर्शी और उसके वकील की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जाए। जब अदिति को पता चला कि उसका पति ऋषि उसकी मां की गिरफ्तारी तक की बात कर रहा है तो वह अंदर से पूरी तरह टूट गई। उसके सामने रिश्तों की ऐसी उलझन खड़ी थी जिसका कोई आसान हल नहीं था। एक तरफ उसकी मां अर्शी थी और दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन झनक, जिसके साथ उसके पिता ने सालों तक घोर अन्याय किया था। अस्पताल के गलियारे में जब झनक और अदिति आमने सामने आईं, तो दोनों के बीच एक भारी सन्नाटा पसर गया। अदिति ने टूटे स्वर में झनक से पूछा कि क्या उसे अपने पिता की जान जाने का जरा भी दुख नहीं है। झनक ने बेहद शांत लहजे में जवाब दिया कि वह किसी की मौत नहीं चाहती, वह सिर्फ सच चाहती है, और अगर सच की कीमत सजा है तो वह उसे भी स्वीकार करेगी। इसी दौरान अनिरुद्ध को धीरे धीरे होश आने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत अब स्थिर है, लेकिन मानसिक रूप से वह बुरी तरह टूट चुका है। ऋषि ने डॉक्टर से अनुमति लेकर उसका औपचारिक बयान दर्ज करने का फैसला किया। अर्शी अंदर जाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह अनिरुद्ध को डराकर या बहला फुसलाकर अपने पक्ष में कर सके, लेकिन ऋषि ने उसे सख्ती से कमरे के बाहर ही रोक दिया। उस बंद कमरे के भीतर अनिरुद्ध और ऋषि के बीच जो बातचीत हुई, उसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अनिरुद्ध ने कांपती आवाज में बताया कि अर्शी ने उसे नूतन की यादों से जुड़ी हर चीज जलाने पर मजबूर किया था और झनक को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। इसी डर ने उसे खुदकुशी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। यह पूरा बयान ऋषि के फोन में रिकॉर्ड हो रहा था, जो अर्शी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला था। अर्शी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिस पति को वह अब तक अपनी कठपुतली समझती रही, वही अपनी जान बचाने के लिए उसके खिलाफ सच उगल रहा है। अस्पताल के बाहर झनक के समर्थन में भीड़ बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका निडर इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। लोग अब उसे लालची बेटी नहीं, बल्कि हक के लिए लड़ने वाली मजबूत औरत के रूप में देखने लगे थे। इसी बीच खबर फैल गई कि कोर्ट की कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली है और इस बार अनिरुद्ध खुद अपनी पत्नी अर्शी के खिलाफ और झनक के पक्ष में खड़ा हो सकता है। हालात बिगड़ते देख अर्शी समझ चुकी थी कि अब रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने अपनी बेटी अदिति को ढाल बनाने का फैसला किया।
अकेले में उसने अदिति को डराया और यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि अगर अनिरुद्ध जेल गया तो समाज में अदिति की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और ऋषि की नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। पहले से ही डरी सहमी अदिति अपनी मां की बातों में आ गई और ऋषि के खिलाफ और ज्यादा आक्रामक हो गई। जब ऋषि अनिरुद्ध का बयान लेकर कमरे से बाहर निकला तो अर्शी ने मीडिया के सामने रोने का नाटक शुरू कर दिया। उसने झनक पर आरोप लगाया कि वह ऋषि के साथ मिलकर उसका घर तोड़ना चाहती है। कुछ देर के लिए मीडिया का रुख बदल गया, लेकिन झनक डटी रही। उसने साफ कहा कि अगर सच बोलना और हक मांगना गुनाह है तो वह यह गुनाह खुशी खुशी करेगी। इसी बीच ऋषि ने चुपचाप वह रिकॉर्डिंग अपने सीनियर अधिकारियों को भेज दी ताकि कोई भी सबूत मिटाया न जा सके। अर्शी ने हालात बिगड़ते देख एक और साजिश रची और अस्पताल के एक वार्ड बॉय को पैसे देकर सीसीटीवी फुटेज गायब कराने की कोशिश की। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अनिरुद्ध ने होश में आने के बाद झनक को अपने पास बुलाया और पहली बार उसे अपनी बेटी कहकर पुकारा। झनक की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि जिस पहचान के लिए वह बरसों से तरस रही थी वह उसे आज एक टूटे हुए पिता से मिल रही थी। मगर अर्शी वहां भी पहुंच गई और अनिरुद्ध को धमकाने लगी कि अगर उसने झनक को स्वीकार किया तो वह उसे और अदिति को हमेशा के लिए खो देगा। अनिरुद्ध एक बार फिर डर और पछतावे के बीच फंस गया। इधर अदिति ने ऋषि को एक कमरे में ले जाकर धमकी दी कि अगर उसने अर्शी को जेल भेजा तो वह खुदकुशी कर लेगी। यह ऋषि के लिए सबसे कठिन पल था, लेकिन उसने भावुक होने के बजाय अदिति को छत पर ले जाकर सख्त शब्दों में समझाया कि मर जाना समाधान नहीं है और वह कानून के साथ समझौता नहीं करेगा। ऋषि की इस सख्ती ने अदिति को अंदर तक हिला दिया। इसी बीच एक रहस्यमयी फोन कॉल ने अर्शी की हालत और खराब कर दी। यह कॉल अनिरुद्ध के पुराने दोस्त विक्रम का था, जो नूतन की मौत का चश्मदीद था। उसने धमकी दी कि अगर उसे पैसे नहीं मिले तो वह असली वीडियो मीडिया को दे देगा। अर्शी घबराकर उससे मिलने पार्किंग में गई, लेकिन ऋषि पहले से ही उस पर नजर रखे हुए था। जैसे ही अर्शी पैसे देने लगी, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। विक्रम ने डर के मारे पूरी सच्चाई उगल दी कि नूतन की मौत हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। अर्शी की गिरफ्तारी के बाद अनिरुद्ध पूरी तरह टूट गया। उसने फिर से खुद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन झनक ने उसे रोक लिया और कहा कि मरकर वह अपने गुनाहों से मुक्त नहीं हो सकता। उसे जिंदा रहकर अपने किए की सजा भुगतनी होगी। कोर्ट में अर्शी की आखिरी चाल भी नाकाम हो गई, जब अदिति ने खुद अपनी मां के खिलाफ गवाही दी। आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया और अनिरुद्ध तथा अर्शी को सजा मिली। झनक की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू दर्द के नहीं बल्कि न्याय मिलने के थे। इस तरह बदनामी, डर और झूठ से शुरू हुई यह कहानी सच और इंसाफ की जीत पर आकर खत्म हुई, जहां झनक ने न सिर्फ अपनी पहचान पाई, बल्कि अपनी मां नूतन को भी वो सम्मान दिलाया जिसकी वह हकदार थी।